नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला है जहां सबकी क्लास लगती है। खबर का हर चैप्टर बड़े विस्तार से खुलता है, इतने विस्तार से कि मैं कई बार कहता हूं कि आप यहां से खबर के खुद मास्टर होके निकलते हैं, कोई आपको घुमा फिरा नहीं पाएगा फिर। और न्यूज का फैमिली शो है, तो बच्चों को भी बुलाइए, उनको भी दिखाइए। दिन गए वो कि न्यूज हम क्यों देखें, हमें समझ नहीं आती। यहां न्यूज सबके काम की भी है और सबको समझ में भी आती है। इसलिए शुरू करते हैं आज की पाठशाला। तो सबसे पहले आपको बताऊं कि आज पाठशाला में आपके लिए क्या क्या लेकर आया हूं। पाठशाला में आज आपको बताऊंगा कि जो हमने कल पाठशाला में अखिलेश पर बताया था वही आज कैसे हो गया। मैं अमूमन जो कहता हूं आपसे कि भाई आपको पाठशाला आना चाहिए, पाठशाला में अटेंडेंस लगनी चाहिए, क्योंकि कल जो लोग कह रहे थे कि अखिलेश यादव कहां से लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, उसको लेकर जो हमने कहा था आज वही खबर साबित हो रही है। तो पाठशाला ने अखिलेश पर जो बताया वही कैसे हुआ आज आपको यह बताएंगे। इसके अलावा आपको यह भी बताएंगे कि अखिलेश की मैनपुरी वाली सीट का कैलकुलेशन क्या है। वो मैनपुरी से लड़ने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन वो कैलकुलेशन क्या है जो उनको कहता है कि आपको मैनपुरी की सीट से लड़ लेना चाहिए। तो अखिलेश के नए चुनावी ऐलान का चैप्टर खोलेंगे और आपको विस्तार से बताएंगे उसके बारे में कि इसका यूपी चुनाव पर क्या इंपैक्ट है। इसके अलावा पार्टियों ने कहा दागी हैं तो क्या हुआ, लेकिन बेस्ट हैं, यह भी आपको हर पार्टी का एक चैप्टर खोलकर बताऊंगा। इससे पहले चुनाव आयोग जो है वो कहता था कि बताइए कौन कौन से दागी उम्मीदवार हैं। इस बार उसने पूछ लिया कि दागी हैं तो टिकट क्यों दे रहे हैं। ऐसे ऐसे जवाब दिए नेताओं ने कि आपको दिखाऊंगा तो आपको हंसी भी आएगी और रोना भी आएगा। दागी कैंडिडेट्स को महापुरुष बताने वाली दलीलें आज आपके सामने पाठशाला में लेकर आया हूं। इसके अलावा और आखिर में वो खबर जिसे देखकर आप कहेंगे गजबे, तो ये हमने गजबे है वाला नया सेगमेंट शुरू किया है। कल भी आपको एक वीडियो दिखाया था कि कैसे एक अपराधी जो है वो मोबाइल निगल गया था पेट में। आज गजबे में है में क्या है वो आपको इस पाठशाला की आखिरी क्लास में पता चलेगा। लेकिन आज पहले पहली क्लास तो लगाएं। तो पहली क्लास पॉलिटिकल साइंस की। जब हर जगह यह बताया जा रहा था कि अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे, तो हमने पाठशाला में आपको बताया था कि अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव नहीं लड़ेंगे। और यह बात हमने किसी सूत्र के हवाले से नहीं कही थी, बल्कि अखिलेश की सीट का हमने मिस्ट्री चैप्टर खोलकर आपको बताया था कि हम यह क्यों दावा कर रहे हैं कि वो आजमगढ़ से चुनाव नहीं लड़ेंगे। दरअसल अखिलेश की जो बातें सबने मिस कर दी थी वो बातें हमने पकड़ी और आपको बताया कि ऐसा नहीं हो रहा है भाई, नहीं लड़ रहे हैं, सब गलत बता रहे हैं आपको। अखिलेश की सीट के बारे में जो बातें कल कही जा रही थी, आज कही जा रही हैं, वो बातें हमने कल ही बता दी थी। अखिलेश की नई सीट का कैलकुलेशन क्या है वो बताएं, उससे पहले आपको दिखाता हूं कि हमने कल ही अखिलेश की सीट के बारे में कैसे अनुमान लगा लिया था। और दुनिया जब इस दिशा में दौड़ रही थी कि आजमगढ़ से लड़ेंगे, हम अकेले दूसरी दिशा में जाकर कह रहे थे कि आजमगढ़ से नहीं लड़ेंगे। कैसे, कल वाला वो हिस्सा देखिए। पिछले 24 घंटे से चर्चा यह है कि अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव क्यों नहीं लड़ेंगे, स्टार शर्तें लागू, और अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो वो आजमगढ़ को छोड़कर और कहां से चुनाव लड़ेंगे। और चुनाव पहले होना चाहिए, योगी जी से पहले लड़ लें चुनाव। तो अखिलेश यादव के जो वो 5 शब्द जो लोगों ने मिस कर दिए और इसलिए कहने लगे आजमगढ़ आजमगढ़ आजमगढ़, चुनाव पहले होना चाहिए और योगी जी से पहले चुनाव लड़ूंगा। योगी जी से पहले चुनाव लड़ने का मतलब क्या हुआ, इसे आपको गोरखपुर और आजमगढ़ की चुनावी डेट से समझना पड़ेगा। अब इसको समझिए, गोरखपुर से कौन लड़ रहा है। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ को बीजेपी ने कैंडिडेट उतारा है, योगी यहां पर चुनावी मैदान में है। गोरखपुर में जो वोटिंग होनी है वो 3 मार्च को होनी है। 3 मार्च को वोटिंग है वहां पर गोरखपुर के अंदर। अब ये 3 मार्च जो है वो यूपी के हिसाब से अगर आप देखिएगा तो ये बैठता है छठा राउंड। छठे राउंड में वोटिंग होनी है गोरखपुर के अंदर। और जिस आजमगढ़ का जिक्र किया जा रहा है कि यहां से अखिलेश यादव लड़ सकते हैं, उस आजमगढ़ में किस दिन वोटिंग होनी है। आजमगढ़ में वोटिंग होनी है 7 मार्च को।
यानी सातवां राउंड है। अब मुझे आप ये बताइए, जब अखिलेश यादव खुद कह रहे हैं कि अगर मैं चुनाव लड़ा तो मैं योगी जी से पहले लड़ूंगा, तो योगी जी जब 3 मार्च को लड़ रहे हैं, इसका मतलब वो कह रहे हैं कि मैं इससे पहले लड़ूंगा। इससे पहले लड़ूंगा तो छठे राउंड में लड़ूंगा, के पहले लड़ूंगा, यानी पहले से 5वें राउंड में, और 5वें राउंड में लड़ूंगा तो 7वां राउंड वैसे ही जो है वो कैंसिल हो गया, यानी आजमगढ़ बाहर निकल जाता है, आजमगढ़ कैंसिल हो जाता है। इसलिए हमने कहा कि अखिलेश यादव के 5 शब्द बता रहे हैं कि वो आजमगढ़ से लड़ने के मूड में नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, अगर छठे राउंड से पहले के चरणों की बात करें तो अखिलेश के चुनाव लड़ने की संभावनाएं फिर कहां से बनती हैं, मैं आपको बताता हूं। अखिलेश अगर लड़ने गए कि भाई मुझे लड़ना ही है, ये मन बना लिया, वो कॉन्फिडेंस आ गया कि लड़ना है, तो सबसे ज्यादा संभावना है कि अखिलेश यादव जो है तीसरे चरण में लड़ेंगे, तीसरे चरण में लड़ेंगे, लड़ सकते हैं, ऐसा लिखना चाहिए, पता नहीं मूड बदल जाए, बन जाए, कुछ अभी भरोसा नहीं है। तीसरे चरण में लड़ सकते हैं। और यहां पर वोटिंग कब है? 20 फरवरी को। अब आप कहिए कि 20 फरवरी और तीसरे चरण का इलाका क्यों, तीसरे चरण की बात क्यों कर रहा हूं, इतना मैं कॉन्फिडेंस कहां से ला रहा हूं? यह पूरा इलाका जहां पर तीसरे चरण में मतदान होना है, यह पूरा इलाका जो है वो समाजवादी पार्टी का गढ़ है। इसे तीसरे चरण में जहां वोटिंग होनी है वो यादव बेल्ट है, जहां पर समाजवादी पार्टी का कोर वोटर जो है एमवाई में से यादव, इसका गढ़ माना जाता है। अब ये इलाके कौन कौन से हैं यादव बेल्ट के जो तीसरे चरण में पड़ेंगे, दोनों को मिला दीजिए। एक हो गया मैनपुरी, ये पड़ रहा है, दूसरा पड़ रहा है इटावा, ये तीसरे चरण में आता है, ये भी यादव बेल्ट है, समाजवादी पार्टी का गढ़ है। तीसरा है कन्नौज, यहां से अखिलेश यादव लड़ सकते हैं, ये भी गढ़ है उनका। फिरोजाबाद, ये भी एक सीट है जो तीसरे चरण में चुनाव में होगी, तो यहां से भी लड़ सकते हैं। और एटा जिला भी पड़ता है। तो ये जो पूरा बेल्ट है यादव बेल्ट, ये पड़ता है तीसरे चरण में। इसलिए हम कह रहे हैं कि संभव है कि अगर उनका मन बना लड़ने का तो आजमगढ़ नहीं तो फिर वो तीसरे चरण में इन जगहों से लड़ सकते हैं। तो इसीलिए आपको कहता हूं कि पाठशाला में अटेंडेंस टाइम पर और फुल होनी चाहिए। कल आपको जो सबने मिस किया उसको हमने पकड़कर और कैलकुलेट करके बताया था कि कैसे अखिलेश यादव चूंकि अंडर कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं और अगर मन बनाएंगे तो अपने गढ़ से लड़ने की बात करेंगे तो वो मैनपुरी से लड़ सकते हैं और उसी के आसपास के इलाके से। ये चीज आपने आपको कल बताई थी। मैनपुरी से क्यों लड़ने की बातें हो रही हैं आपको यह भी समझना चाहिए। मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव सांसद हैं। मैनपुरी में 4 विधानसभा सीटें आती हैं, मैनपुरी सदर, करहल, भोगांव और किशनी। 2017 में बीजेपी की लहर के बावजूद 4 में से 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी यहां पर जीती थी। तो अखिलेश यादव, अंडर कॉन्फिडेंट अखिलेश यादव एक सेफ सीट की तलाश में थे। इसलिए पहले तो वो कहते रहे कि मैं आजमगढ़ के लोगों से पूछकर लड़ूंगा अगर लड़ूंगा तो, और आज खबर आ गई कि करहल के लोगों ने प्रस्ताव भेजा कि यहां से लड़ लीजिए। तो फिर क्या आजमगढ़ के लोगों से अब नहीं पूछेंगे? और पूछ लिया तो क्या उन्होंने मना कर दिया कि लड़ लो लेकिन यहां से मत लड़ना? बहुत सारी कहानी है। अखिलेश के बारे में ये करीब करीब तय है कि वो मैनपुरी की करहल सीट से ही लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के जिला संगठन ने प्रस्ताव भेजा है। ये एक औपचारिक प्रस्ताव है, इसलिए अगर अखिलेश ने आखिरी वक्त पर अपना मन नहीं बदला तो ये माना जा सकता है कि अखिलेश इसी सीट से चुनाव लड़ेंगे। करहल सीट का इतिहास क्या है आपको यह भी जानना चाहिए कि जिस सीट के बारे में चर्चा हो रही है, ये करहल सीट जहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे, ये लगभग माना जा रहा है वो मैनपुरी की अगर बात करें, मैनपुरी करहल, जहां से अखिलेश की समस्याओं का मिल सकता है हल। 1992 इस साल से लेकर जब से समाजवादी पार्टी का गठन हुआ है तब से करहल सीट सिर्फ एक बार समाजवादी पार्टी है। 1992 से आज तक एक बार एसपी हारी, बाकी हर बार जीती है। तो आप समझिए कि कितना बड़ा गढ़ है उनके लिए ये। 1993 से लेकर अब तक करहल सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। 1993 से
लगातार। सिर्फ 2002 में, सिर्फ 2002 का साल था जब बीजेपी जीती थी इस करहल सीट पर, उसके अलावा कभी नहीं जीती है और कोई नहीं जीता है। बीजेपी क्या, कोई नहीं जीता है। 2002 में बीजेपी के सोबरन सिंह थे जो यहां पर जीत गए थे, वो भी समाजवादी पार्टी में चले गए थे, लगातार 4 बार से विधायक हैं उसके बाद से। करहल में वोटों का कैलकुलेशन क्या है आपको यह भी समझना चाहिए। करहल में करीब 3,70,000 वोटर हैं। इस करहल की बात कर लीजिए। इस करहल सीट पर, करहल सीट, यहां पर 3,70,000 वोटर हैं, 70,000 इतने वोटर हैं यहां पर। और इस करहल सीट पर अगर आप देखेंगे, इन 3,70,000 में से करीब 1,25,000 यादव वोटर हैं, यादव हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि जो मैं कल आपको बता रहा था पाठशाला में कि क्यों यादव जो बेल्ट है उसी में अखिलेश यादव उतरने की बात कर रहे हैं और उसमें करहल उनके लिए सबसे सेफ है। अगर 2017 के चुनाव नतीजों की बात करें तो सपा के सोबरन सिंह को 1,04,221 वोट मिले, बीजेपी की रमा शाके को 65,816, बीएसपी के दलवीर पाल को 29,676 वोट मिले। लेकिन बीजेपी अब दावा कर रही है कि अखिलेश यादव करहल से लड़ लें तो लड़ लें, लेकिन वो यहां पर भी हारेंगे। और इस बात का दावा सुब्रत पाठक भी कर रहे हैं जो कन्नौज से सांसद हैं बीजेपी के। और सुब्रत पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुब्रत पाठक वो शख्स हैं जिन्होंने कन्नौज में अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को हराया था। तो डिंपल यादव को पटकनी देने वाले सुब्रत पाठक जो हैं वो कह रहे हैं कि अखिलेश को भी पटकनी मिलेगी अगर वो करहल से लड़ लें। सुब्रत पाठक जी, बहुत स्वागत टाइम्स नाउ नवभारत की पाठशाला में आपका। जी धन्यवाद सर। यहां अभी हम जरा करहल का चैप्टर बता रहे थे। 1993 से यहां पर समाजवादी पार्टी एक बार हारी है, कभी हारी ही नहीं। पूरा यादव बेल्ट है और वो वोट बैंक किसका है सबको पता है। तो अखिलेश यादव अगर करहल से लड़ते हैं तो फिर भी क्यों हार जाएंगे, ये कहने के पीछे की वजह क्या है, इसका दावा आप कैसे कर सकते हैं? देखिए, जिस प्रकार से अखिलेश जी ने सवाल उठाए थे जब योगी जी लड़ने चले गए थे गोरखपुर, तो जिस प्रकार से उन्होंने सवाल उठाए थे कि उनकी घर वापसी हो गई, जबकि मैं स्पष्ट रूप से इस बात को कहना चाहता हूं कि उनकी घर वापसी नहीं हुई। गोरखपुर उनकी जो है कर्म भूमि है। गोरखपुर से ही उनकी पहचान बनी है। वो गोरखपुर से लगातार सांसद रहे हैं, इसलिए वो गोरखपुर लड़ने गए। अखिलेश जी तो सांसद कन्नौज से रहे, वो कन्नौज से लड़ने क्यों नहीं आए? वो फिर आखिर अपने पिताजी की सीट पर ही लड़ने क्यों चले गए? मैंने से नहीं कि जब डर होता है तो आदमी फिर अपने पिता के आंचल के पीछे छिप जाता है। तो कुल मिलाकर वही स्थिति। तो और रही बात यहाँ के ऊपर इनके चुनाव क्यों हारने की, तो समाजवादी पार्टी का निर्माण लोहिया के समाजवाद के नाम पर हुआ था, लेकिन लोहिया का समाजवाद फिर वो जातिवाद में बदल गया। तो जातिवाद के नाम पर यह राजनीति करते रहे, लेकिन जाति से जब ये आगे बढ़े तो ये फिर ये क्या नाम परिवारवाद में पहुंच गए। तो परिवारवाद में मैंने बेटा मुख्यमंत्री, भाई कैबिनेट मंत्री, एक बहू सांसद, भतीजा सांसद, पोता सांसद, एक भाई राज्यसभा से सांसद, विधायक, घर में जिला पंचायत के अध्यक्ष, तो पूरे परिवार में ही वो परिवारवाद हुआ। अब वो परिवारवाद भी जब आगे बढ़ा तो परिवारवाद में फिर लोगों ने देख लिया कि मुलायम सिंह के बाद अखिलेश ही आएंगे, माने यहाँ के ऊपर शिवपाल सिंह का भी कोई स्थान नहीं है। तो कुल मिलाकर यह वंशवाद है। तो ये इस यहाँ अरे पर सुब्रत पाठक जी, ये वंशवाद आज का नहीं है ना। जब 30 साल में जनता करहल सीट की ये वंशवाद देखकर भी उनको नहीं हराई, तो आज सुब्रत पाठक कह रहे हैं इसलिए हरा देगी क्या? नहीं, वंशवाद ये 2017 से ही लोगों ने इस वंशवाद का चेहरा देखा। 2017 से पहले तो वो जातिवाद समझते थे, तो 2017 से जब वंशवाद हुआ माने जातिवाद से भी घट गए। आप जाइए वहां ग्राउंड पर जरा जाकर देखिए, जाकर समझिए कि किस प्रकार से समाजवादी पार्टी की सरकार रहते केवल एक परिवार के रिश्तेदार, नातेदार, चेले चमचों को ही विकास पर हुआ है। सुब्रत पाठक जी, लोगों को यह भी लग सकता है ना कि अगर अखिलेश यादव जीत गए, अगर समाजवादी पार्टी जीत गई तो करहल से मुख्यमंत्री चुनकर जाएगा, तो वो इसलिए वोट करेंगे। आपके कहने पर क्यों चले जाएंगे? देखिए, मुख्यमंत्री तो पहले भी मैनपुरी से, जब मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो मैनपुरी से ही लड़ते थे, मैनपुरी से ही सांसद थे। और उसके बाद में मुलायम सिंह जी का बेटा सांसद मुख्यमंत्री था, तो वही मैनपुरी का तो वही कर रहा है। मैनपुरी से तो मुख्यमंत्री एक बार नहीं, दो तीन बार मुख्यमंत्री उससे
वाला, लेकिन वहां के लोग जानते हैं कि अगर ये मुख्यमंत्री बनेंगे तो किनका भला होगा, वहां के गुंडों का भला होगा, वहां के माफियाओं का भला होगा, जिन्होंने जमीनों पर अवैध कब्जे करे उनका भला होगा, उनको संरक्षण मिलेगा, जो लोग कुछ लोगों को ठेकेदारी मिलती थी उनको फिर से मिलने लगेगी। अभी मैनपुरी से सांसद कौन है सर? निश्चित रूप से मुलायम सिंह जी हैं। तो फिर मुलायम सिंह है। 2017 में सर 2017 में आपने कहा कि यहां वंशवाद है, समाजवादी पार्टी का लोगों को समझ में आ गया, बावजूद इसके 2019 में मुलायम सिंह जीते ना भाई। तो आपकी बातों में आप पॉलिटिकली कह सकते हैं कि हम हरा देंगे, लेकिन उसका आधार, उसका दम दिखना चाहिए ना सर। देखिए मुलायम सिंह जी कैसे जीते वहां के लोग भी जानते हैं, और नेताजी हमें लगता है स्वयं भी जानते होंगे। कैसे जानते हैं, कैसे जीते आप बताइए, हम नहीं जानते। वो उनका आखिरी चुनाव के नाम पर भी लोग सम्मान करते थे, तो उस नाते लोगों ने एक बार कि चलो इनको चुनाव जिता दिया जाए, जितवा दिया। लेकिन आप देखो बगल में वही उनकी बहू को हरा दिया, उसके बगल में उनके भतीजे को हरा दिया बदायूं से। तो कुल मिलाकर देखो जनता इन सब चीजों से नहीं, लेकिन बहू को आपने हराया सर कन्नौज में, हो सकता है वो मोदी जी के नाम पे आपको वोट पड़ गया और आप जीत गए। यहां इस बार ऐसा ना हो जाए। नरेंद्र मोदी जी के नाम पर ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। ये हमारा सबका सौभाग्य है कि हमारे पास मोदी और योगी के जैसे नेता हैं, जिन्होंने अपने परिवार को परिवार नहीं माना बल्कि देश और प्रदेश की जनता को अपना परिवार माना, उनके लिए काम किया। अच्छा, आप 100% कॉन्फिडेंट हैं कि अखिलेश यादव हार जाएंगे करहल से लड़ेंगे तो? लेकिन निश्चित रूप से वहां की जनता उनको चुनाव हराएगी, क्योंकि वहां की जनता इनकी हकीकत को बहुत सर कुछ दांव पे लगाइए। आज पाठशाला में बोल के जाइए कि अगर करहल से अखिलेश यादव नहीं हारे तो सुब्रत पाठक कन्नौज से इस्तीफा दे देंगे। कुछ दांव पे लगाइए ना, तब तो दम आए बात में। देखिए इन सब बातों का राजनीति में कुछ दांव पे नहीं लगता है, ना दांव पे लगाया जाता है। देखिए हम लोग जनता के ऊपर हैं। अगर चलो वो दांव लगा ले, उनके अंदर दांव लगाना था तो वो लगाते, लड़ते जाके योगी जी के सामने चुनाव गोरखपुर से। भाई केजरीवाल ने भी तो शीला दीक्षित के सामने चुनाव लड़ा। क्यों? तो इसका उल्टा भी हो सकता है। अगर योगी जी ने इतना काम किया है तो वो मैनपुरी से लड़के दिखाएं, 2-2 सीट से लड़ लें, करहल से भी लड़ लें और गोरखपुर से भी लड़ लें। अब देखो, अब कुल मिलाकर ये तो बात योगी जी को तय करना है। योगी जी ने अपनी सीट पहले डिक्लेयर किया, सबसे पहले योगी जी ने डिक्लेयर किया। इन्होंने तो कभी नहीं कहा था हम चुनाव लड़ेंगे। योगी जी ने सदैव कहा था हमें पार्टी जहां से आदेश करेगी हम वहां से चुनाव लड़ेंगे। योगी जी गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश जी ने बड़ी बड़ी बातें की, योगी जी ने तो नहीं बातें की। अखिलेश जी ने बड़ी बड़ी बातें की, हम जहां से भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ जाएंगे, लड़ेंगे। और फिर योगी जी अपनी कर्म भूमि पर गए हैं। अखिलेश जी अपनी कर्म भूमि पर आते, लड़ते चुनाव। सांसद वो कहां से रहे? वो कन्नौज से सांसद रहे, उनकी पत्नी कन्नौज से सांसद नहीं। वो क्यों नहीं कन्नौज से लड़ने की हिम्मत जोड़ पाए? वो क्यों अपने पिताजी के ही साए में आखिर चले गए? तो देखिए इस बात को समझना पड़ेगा। और नहीं, सवाल तो है सर सुब्रत पाठक जी, सवाल तो है कि अगर अखिलेश यादव ये दावा कर रहे थे कि 80% यूपी उनके साथ है, तो फिर पिताजी के मैनपुरी में जाकर और एक सेफ सीट से लड़ने का क्या मतलब था? ये तो पब्लिक पूछ रही है। लेकिन मैं थोड़ा आपको भी चेक कर रहा था कि आप पॉलिटिकल बयान ज्यादा दे रहे हैं या इसमें वाकई दम है। आपने बातें स्पष्टता से रखी है, पब्लिक तय करेगी कितना दम है और नहीं है। पाठक साहब बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद। करहल सीट की बात हो रही है। अच्छा, करहल से अखिलेश के परिवार का क्या कनेक्शन है, इसको भी आपको समझना चाहिए। मुलायम सिंह के गांव सैफई से करहल करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर है और करहल के ही जैन इंटर कॉलेज से मुलायम सिंह यादव पढ़े हुए हैं। 1963 में जैन इंटर कॉलेज में ही मुलायम सिंह यहां टीचर बने। वो हाई स्कूल में हिंदी और 12वीं में सामाजिक विज्ञान पढ़ाते थे। मुलायम सिंह यादव की तब 120 रुपए प्रति महीने की सैलरी थी। करहल के जैन इंटर कॉलेज में मुलायम ने 11 साल पढ़ाया। इसी बीच मुलायम सिंह जसवंत नगर से विधायक भी बन गए थे। तो पूरा मामला जो है वो ये है कि करहल की सीट लग रहा है अखिलेश यादव को कि सेफ है, लेकिन अगर उनको सेफ देखकर लड़ना है तो पब्लिक इसका मतलब निकालेगी। और पब्लिक मतलब ये निकालेगी कि 80% साथ है। अगर ये होता तो करहल नहीं, कहीं और होता मामला। खैर 10 मार्च को पता चलेगा। फिलहाल आज की इस पॉलिटिकल साइंस की क्लास में इतना ही। अब अगली पॉलिटिकल साइंस की क्लास में चलते हैं, दूसरा चैप्टर खोलते हैं। हम लगातार नेताओं के चुनावी वादों का टेस्ट भी कर रहे हैं। कल हमने अखिलेश यादव के फ्री बिजली वाले वादे का टेस्ट किया था। आज अखिलेश यादव के एक और चुनावी वादे का चैप्टर खोल रहे हैं।
यह चैप्टर उस यश भारती अवार्ड से जुड़ा हुआ है जिस पर अखिलेश की सरकार के दौरान बहुत विवाद हुआ। लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने कहा है कि उनकी सरकार आई तो यश भारती फिर से दिए जाएंगे। यश भारती अवार्ड्स उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सम्मान बताए जाते हैं। पहले आपको अखिलेश यादव का बयान सुनाता हूं, उसके बाद बताएंगे कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान किस तरह से यश भारती अवार्ड बांटे गए, ऐसे दे दिए गए और क्या उसका इतिहास है वो आपको बताऊंगा। लेकिन पहले अखिलेश यादव को सुनिए। समाजवादी सरकार में नेताजी ने यश भारती से प्रदेश के लोगों को सम्मानित करने का काम किया था, जिन लोगों ने भी अपने क्षेत्र में उत्कर्ष और अच्छा कार्य किया था। इसलिए आज समाजवादी पार्टी इस बात को अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगी। समाजवादी पार्टी का जब घोषणा पत्र आएगा, यश भारती सम्मान फिर से शुरू किए जाएंगे और इसी तरह जिला स्तर पर हर साल नगर भारती सम्मान दिए जाएंगे। नगर के उत्कृष्ट समाज सेवियों, साहित्यकारों, पत्रकारों, कलाकारों, खिलाड़ियों के साथ ही नौकरी रोजगार सृजित करने वाले कारोबारियों, व्यापारियों, उद्यमियों तथा डॉक्टर, इंजीनियर, सीए व अन्य सेवाओं में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रोफेशनल लोगों को भी राज्य और नगर के स्तर पर ये सम्मान पत्र दिए जाएंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उनकी भी वापसी होगी सत्ता में और उनकी वापसी के साथ यश भारती अवार्ड की वापसी होगी उत्तर प्रदेश में। अब ये यश भारती अवार्ड है क्या, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। यह अवार्ड मुलायम सिंह यादव ने 1994 में शुरू किया था जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। 2007 में मायावती ने अपनी सरकार में इस अवार्ड को बंद कर दिया। फिर 2012 में जब फिर समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो अखिलेश ने इसे फिर शुरू कर दिया। 2017 में जब योगी सरकार आई तो यश भारती अवार्ड बंद करके नया अवार्ड शुरू किया गया। जब मुलायम सिंह यादव ने यह अवार्ड शुरू किए तब इसमें 1 लाख रुपए की सम्मान राशि मिलती थी। जब अखिलेश यादव सीएम बने तो अवार्ड की राशि जो है वो 11 लाख रुपए कर दी गई और यह भी कर दिया गया कि जिसको अवार्ड मिल रहा है उसको आजीवन, पूरे जीवन 50,000 रुपए महीने की पेंशन भी दी जाएगी। लेकिन 2012 से 2017 के बीच अखिलेश यादव के राज में दिए गए यश भारती अवार्ड पर बाद में बहुत विवाद हुआ। 2012 से 2017 के बीच 195 लोगों को यश भारती अवार्ड बांटा गया। इनमें से 142 अवार्ड के बारे में जब 2017 में आरटीआई के जरिए एक पड़ताल की गई तो क्या पता चला, सुनिए। पता यह चला कि इनके जिनको अवार्ड दिए गए इनके सिलेक्शन की कोई निश्चित प्रक्रिया ही नहीं थी। ज्यादातर अवार्ड विनर्स का पार्टी से कनेक्शन निकल आया, जिस पर मन हुआ उसे यश भारती बना दिया गया। यह आरटीआई में पता चला। मंत्रियों ने अपने चहेतों को अवार्ड दिलवाए, अफसरों ने अपने परिवार वालों को अवार्ड दिलवा दिए। 21 अवार्ड के लिए खुद सीएम ऑफिस से सिफारिश गई। 6 अवार्ड शिवपाल आजम खान की सिफारिश से मिले और कई अवार्ड के लिए अधिकारियों और पत्रकारों ने तक ने सिफारिश कर दी। तो जो मैं कह रहा था कि तुम भी लो तुम भी लो तुम भी लो हो गया, वो हुआ, वो आरटीआई में पता चला। अच्छा, किस, आप कहेंगे कि नहीं ये कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हुआ होगा। तो किस तरह से यश भारती अवार्ड बांटे जा रहे थे, इसे आप कुछ अवार्ड विनर्स की प्रोफाइल और अवार्ड की सिफारिश के लिए बताई गई उपलब्धियां देखकर खुद समझ जाइएगा। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे शिखा पांडे जी थी, इनको 2016 में सम्मान मिला। अब इनकी उपलब्धि देखिए जो बताई गई कि 4 साल तक सीएम के कार्यक्रमों का संचालन किया। अब 4 साल सीएम के कार्यक्रमों का संचालन करने पर यश भारती अवार्ड मिल जाए और जीवन भर 50,000 की पेंशन आने लगे और 11 लाख कैश मिल जाए। भाई, सीएम का कार्यक्रम इतना टफ है क्या कि 4 साल संभाल ली तो इनको अवार्ड मिल जाना चाहिए? या तो ये है और नहीं तो फिर है ये है। अच्छा, अर्चना सतीश है, इनको 2016 में अवार्ड मिला। उपलब्धि क्या बताई गई? सैफई महोत्सव का 3 साल तक मंच संचालन किया। अब लास्ट में गजबे है सेक्शन है, लेकिन ये सब सुन के मुंह से गजबे है निकल जाता है कि सैफई महोत्सव में संचालन कर रही हैं। तो कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इनको तो जो अवार्ड की सिफारिश हुई थी वो एक मंच पर संचालन कर रही थी और वहीं अखिलेश जी ने मंच पर कह दिया था कि इनको अवार्ड मिल जाएगा, लिख दिया वहीं दे दो। फिर सुरभि रंजन, 2016 में इनको सम्मान मिला। यूपी के तत्कालीन मुख्य सचिव की पत्नी थी, खुद को गायिका बताया था और इनको अवार्ड मिल गया।
स्थावी अस्थाना 2016 में इनको सम्मान मिला, 20 साल उम्र थी। उपलब्धि, पिता हिमांशु कुमार यूपी में तत्कालीन प्रधान सचिव। ये उपलब्धि है कि पिताजी हमारे प्रधान सचिव हैं। अब 20 साल की उम्र में यश भारती सम्मान मिल गया। अब 20 साल की उम्र में यश भारती सम्मान 11 लाख रुपए। अब 20 साल की उम्र में पेंशन भी, बाप, जो पेंशन के लिए लोग 60 साल खटते हैं, 60 साल के बाद पेंशन उठाना शुरू करते हैं, वो इनको 20 साल की उम्र में। अशोक निगम 2013 में इनको सम्मान मिला। उपलब्धि क्या थी? समाजवादी पार्टी की मैगजीन समाजवादी बुलेटिन के एडिटर थे। वाह। रतीश चंद्र अग्रवाल 2016 में सम्मान मिला। उपलब्धि, मुख्यमंत्री के ओएसडी थे, खुद ही अपने नाम की सिफारिश करते मतलब अपना नाम खुद भेज दिया, मुख्यमंत्री जी जरा मेरा नाम भी दे दीजिए, ओएसडी हैं हम आपके, हमको यश भारती दीजिए। काशीनाथ यादव 2016 में सम्मान मिला। उपलब्धि, समाजवादी पार्टी के संस्कृति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष थे। ऐसे ऐसे अवार्ड दिए गए, ये आरटीआई में पता चला। अब 2007 और यही दिन लौटेंगे क्या? आप सोचिए, अखिलेश जी कह रहे हैं ये सब लौट के आएगा। आएंगे वही दिन कि 20 साल के व्यक्ति को भी पेंशन मिलेगी 50,000। 2017 में जब योगी सरकार आई तो उन्होंने यश भारती अवार्ड की समीक्षा की। अब इस समीक्षा में क्या निकला आपको यह भी देखना चाहिए। जिस यश भारती सम्मान की बात हो रही है, इस यश भारती सम्मान की जब समीक्षा की गई तो इसमें कितना मान, कितना सम्मान और कितना अवार्ड देने वाला दुकान नजर आया, ये देखिए। 1994 से लेकर 1994 से लेकर 2016 ये जो कार्यकाल था, इसमें करीब 250 लोगों को अवार्ड दिया गया। अब 250 लोगों को अवार्ड जो है वो छोटी बात तो नहीं है। 250 लोगों को अवार्ड मिल गया यश भारती सम्मान। इन लोगों की आयु और आय के स्रोतों की जांच की गई, इन सभी के आयकर रिटर्न्स देखे गए। 250 लोगों में 250 इस 250 में मात्र 2 लोग ऐसे थे, 2 लोग जो पेंशन पाने के योग्य थे, वरना बाकी के जो 248 लोग थे उनको तो पेंशन मिलनी ही नहीं चाहिए थी। मिल रही थी, हमारा आपका पैसा है, दे दो। नए नियम बनाए गए इस समीक्षा के बाद। यश भारती के तहत मिल रही पेंशन के पात्र वही लोग होंगे, एक तो जो सरकारी सेवा में ना हो, सरकारी पेंशन ना ले रहे हों, जो आयकर दाता ना हो, जिनकी जन्मभूमि कर्मभूमि यूपी हो, और पात्र लोगों को पेंशन भी 50,000 रुपए नहीं 25,000 रुपए मिलेगी। यह योगी सरकार ने आकर कर दिया। इसलिए यश भारती को लेकर बड़ा वो हुआ कि भाई अब कैसे होगा, क्या होगा, तो अब फिर से आएगा। सम्मान दीजिए, सम्मान में कोई बुराई नहीं, लेकिन सम्मान देते देते जो सम्मान दे रहे हैं उसका भी लोग सम्मान करें, ये तो होना चाहिए ना। ऐसे निकाला पॉकेट से और दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सम्मान किसको मिला, क्यों मिला, योग्य था नहीं था, यह भी तो होना चाहिए। पाठशाला में अब इलेक्शन की एक्स्ट्रा क्लास। इलेक्शन का वक्त है तो थोड़ा एक्स्ट्रा क्लास भी लेकर आया हूं। इस क्लास में उन नेताओं का चैप्टर जिनके बारे में इस बार राजनीतिक दलों को यह बताना जरूरी है कि उन पर आपराधिक मामले दर्ज होने के बावजूद टिकट क्यों दिया गया, और पार्टियों ने ऐसे किसी दूसरे कैंडिडेट को क्यों नहीं चुना जिस पर कोई केस नहीं है। अब राजनीतिक दल अपने इन कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करने के पीछे क्या क्या दलीलें दे रहे हैं वो बहुत दिलचस्प है, क्योंकि इस बार चुनाव आयोग ने यह साफ किया है कि दागी उम्मीदवारों को यह कहकर टिकट नहीं दिया जा सकता कि उनकी जीतने की संभावना ज्यादा है। उन्हें सेलेक्ट करने की आपको वजह बतानी पड़ेगी। पहले क्या होता था कि आपने बता दिया कि भाई ये केस है, अब चुनाव आयोग कह रहा है ठीक है केस है तो किसी और को देते, वो किसी और को क्यों नहीं दिया और इनको ही क्यों दिया ये बताइए। पहले आपको वो फॉर्मेट दिखाता हूं जिसमें उम्मीदवारों को आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में बताना होता है, और इसी में इस बात का भी जिक्र होता है कि उम्मीदवार को किस वजह से चुना गया, क्यों उसकी जगह किसी और उम्मीदवार को नहीं चुना गया। आपको ये फॉर्मेट जो है ये दिखाता हूं, जरा इसको यहां दिखाइए। एक जो फॉर्म दिया गया है कैंडिडेट्स को भरने के लिए, वो वाला फॉर्म यहां डालिए तब तो दिखेगा। खबर का टेस्ट, कौन फेल कौन बेस्ट, ये चला रहे हैं। ये फॉर्मेट जो है उसको C7 कहा जाता है। अब C7 जो है वो हमारे ग्राफिक्स वाले भैया किसी जगह ढूंढ रहे होंगे, अभी आ जाएगा कोई। देखिए आ गया, ये है
ये है फॉर्मेट C7। अब इसमें क्या है, अगर आप गौर करके देखेंगे कि इसमें अगर आप देखेंगे जरा, ये जूम नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, बिना जूम के काम चलाएंगे। आप कैमरा से जूम कर दीजिए। अब इसमें क्या है कि इसमें जो आप देख, मतलब आपको अभी एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। फॉर्मेट C7 ये वाला फॉर्म हो गया। अब इसमें लिखा हुआ है नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी समाजवादी पार्टी, नेम ऑफ इलेक्शन यूपी असेंबली, कौन सी जगह है उत्तर प्रदेश, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी है सरधना, और कैंडिडेट का नाम अतुल। ऐसे एक एग्जांपल देके बता रहा हूं आपको। अब इसमें केस नंबर दिया हुआ है कि कितने सारे केस हैं। अब ये वाला कॉलम देखिए, भर गया है, एकदम गज गज है, जगह नहीं बची है। 277 20 680 18 153 19 324 17 339 428, मतलब भर गया। आदमी लिखने बैठे तो उंगली दर्द कर जाए, 3 बार फोड़े उंगली कि बाप रे बाप कितना लिखना पड़ रहा है। उसके बाद किस किस कोर्ट में मामला चल रहा है वो भी बता दिया। अब यहां देखिए, ये जो 2 नंबर लिखा हुआ है कि द रीजंस ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट, selection shall be with reference to the qualification, achievements and merit of the candidate and not mere winnability। मतलब सिर्फ जीत सकते हैं इसलिए नहीं, क्यों चुन रहे हैं ये बताइए। और उसके बाद ये बताना है कि reasons as to why other individuals without criminal record could not be selected as candidates। मतलब दूसरा जिसके पास ऐसा कुछ नहीं था उसको क्यों नहीं चुना, आपको ये भी बताना है। तो अब जैसे आप सरधना से कैंडिडेट देख लीजिए, अतुल प्रधान पर 38 केस हैं, फिर भी इन्हें क्यों सेलेक्ट किया गया, इस पर जो दलील दी गई है उसके मुताबिक वो पिछले कई सालों से जनता के लिए काम कर रहे हैं, ये दलील दी गई। अरे भाई वही एकलौते हैं क्या काम कर रहे हैं पूरे सरधना में। फिर ये दलील दी गई कि वो राजनीति में काफी लोकप्रिय हैं। अतुल प्रधान समाजवादी छात्र सभा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, ये भी बताया गया। ये देखिए क्या क्या वजह बताई गई है। कई सालों से जनता के लिए काम कर रहे हैं, राजनीति में बहुत लोकप्रिय हैं। अतुल प्रधान समाजवादी छात्र सभा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, यह भी बताया गया। उन्हें राजनीति में काफी अनुभव है, खासकर इलेक्शन मैनेजमेंट में बहुत अनुभव है, यह भी बताया गया। अतुल प्रधान की जगह किसी ऐसे उम्मीदवारों को क्यों नहीं टिकट दिया गया भाई जिस पर केस नहीं है, यह भी जब पूछा गया तो उसमें बताया गया कि जिस पर कोई केस नहीं है। तो इस पर जवाब क्या मिला वो भी देखिए। इसमें लिखा गया है कि अतुल प्रधान की जगह किसी और को इसलिए टिकट नहीं दिया गया कि भाई जितने केस हैं वो ज्यादातर राजनीति से प्रेरित है, ये कह दिया गया, और वो इस विधानसभा के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार है। वाह भाई, आपने ही तय कर लिया कि सबसे उपयुक्त वही हैं जिन पर इतने केस हैं, 38। इसी तरह से योगेश वर्मा, जिन्हें मेरठ की हस्तिनापुर सीट से समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया, उन पर 31 केस है। ये देखिए, उन पर 31 केस है, फिर भी उन्हें क्यों सेलेक्ट किया गया, इस पर जो दलील दी गई उसके मुताबिक योगेश वर्मा साल 2007 में हस्तिनापुर से विधायक थे। उनकी पत्नी श्रीमती सुनीता वर्मा साल 2000 में जिला पंचायत सदस्य थी, यह सब बता दिया गया। योगेश साल 2012 में भी चुनाव लड़े थे, साल 2017 के चुनाव में वो दूसरे नंबर पर थे। उनकी पत्नी ने साल 2017 में मेरठ से मेयर का चुनाव जीता। योगेश वर्मा साल 2019 में बुलंदशहर से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, वो दूसरे नंबर पर रहे। ये सारी बातें जो हैं उसमें डिटेल में डाल दी गई। उन्हें इसलिए उम्मीदवार बनाया गया है क्योंकि वो 20 सालों से जनता की सेवा कर रहे हैं। हस्तिनापुर की जनता उनकी तारीफ कर चुकी। 32 केस हैं, उनकी जनता ने तारीफ कर दी, अब कर दी, और इसी तरह से बता दिया गया कि अब दूसरे को नहीं ले सकते। किसी ऐसे उम्मीदवार को क्यों नहीं टिकट दिया गया, जब पूछा गया कि जिस पे केस नहीं हो, तो इसमें लिखा गया कि योगेश वर्मा पर जितने केस है उसमें से ज्यादातर राजनीति से प्रेरित है, वो इस विधानसभा के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार है। सबको यही सूझ रहा है, कह दो पॉलिटिकल है। बीजेपी ने भी अपने कैंडिडेट के क्रिमिनल रिकॉर्ड वेबसाइट पर अपलोड किए, और वो जो कारण बता रहे हैं जिसके आधार पर उन्हें टिकट दिया गया, इनमें एक नाम मनिंदर पाल सिंह का है, जिन्हें मेरठ की सिवाल खास सीट से टिकट मिला। इन पर 25 केस है, फिर भी इन्हें क्यों सिलेक्ट किया गया, उस पर जो दलील दी गई है, पार्टी की जिला यूनिट ने उनका नाम आगे बढ़ाया है। सामाजिक काम और लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें चुना गया है। मनिंदर पाल के पास बीए, बीएड और एलएलबी की डिग्री है। लॉकडाउन के वक्त उन्होंने अपने क्षेत्र में काम किया। वाह भाई, क्रिमिनल कितने भी बड़े केसेस लग जाए आप पे, क्रिमिनल केसेस, लेकिन आपने लॉकडाउन में काम कर दिया और डिग्री है तो आपको टिकट मिल जाएगा।
इनकी जगह किसी ऐसे उम्मीदवार को क्यों नहीं टिकट दिया गया जिस पर ऐसा केस ना हो। इस कॉलम में लिखा गया कि कोरोना के दौरान उनके काम को देखते हुए उन्हें चुना गया, उनके खिलाफ जो केस है वो बहुत मामूली है। आ गई थी इसलिए एक ब्रेक लिया था, लेकिन मैं आपको बता रहा था कि कैसे इस बार बताना पड़ रहा है क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले कैंडिडेट्स को कि भाई उनको ही टिकट क्यों मिला और उनकी जगह किसी बिना क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले को क्यों नहीं मिला। इसमें बीजेपी की लिस्ट में बाबूलाल का भी नाम है जो फतेहपुर सीकरी से उम्मीदवार है। इन पर 7 मुकदमे, फिर भी उन्हें क्यों टिकट दिया गया इसकी वजह बताई गई कि पार्टी की जिला यूनिट ने बाबूलाल का नाम खुद आगे बढ़ाया। अरे भाई आप बोलिएगा तो बढ़ा ही देगा। इनके सोशल वर्क और लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। बाबूलाल की जगह किसी दूसरे उम्मीदवार को क्यों टिकट नहीं दिया गया, तो इसकी वजह लिखी गई है कि राजनीतिक दुश्मनी की वजह से बाबूलाल को फंसा दिया गया। बाबूलाल काफी लोकप्रिय हैं, इसलिए उनके नाम को प्राथमिकता दी गई। सबको फंसा दिया गया, वरना सब देवता थे। क्रिमिनल रिकॉर्ड इसलिए है क्योंकि फंसा दिया गया। इसी तरह से असलम अली का नाम है जो हापुड़ की धौलाना सीट से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं। इन पर 9 केस हैं, फिर भी इन्हें क्यों सिलेक्ट किया गया, इस पर दलील है कि असलम अली ने हमेशा किसानों का साथ दिया, गरीब लड़कियों की शादी करवाई। असलम अली हर वर्ग के साथ खड़े रहते हैं, वो सामाजिक कार्य करते हैं। असलम अली का लोकतंत्र में विश्वास है, उन्होंने क्षेत्र के लोगों की भलाई का काम किया और लोकतंत्र में विश्वास होने के बावजूद उन पर इतने केसेस आ गए। तभी ना दे रहे हैं भाई आप। इनकी जगह किसी और को क्यों नहीं दिया, तो इसमें जवाब मिला कि भाई क्योंकि असलम अली बाकी लोगों से बेहतर है इसलिए उन्हें टिकट दिया। आपने तय कर लिया। अच्छा सोचिए, जिस पर केसेस हैं उससे बेहतर पूरे इलाके में कोई है ही नहीं। ये लोग बस उनको वो खाना भरना है, वो कॉलम भरना है तो भर दे रहे हैं। आप खुद सोच लीजिए कितनी ईमानदारी से भर रहे हैं। अच्छा कांग्रेस की लिस्ट भी देखिए, उसमें रामनाथ सिकरवार का नाम है जिन्हें आगरा की खैरागढ़ सीट से टिकट दिया गया। इन पर 10 मुकदमे, फिर भी इन्हें क्यों सिलेक्ट किया गया, इस पर जो दलीलें दी गई उसके मुताबिक सामाजिक और राजनीतिक अनुभव की वजह से टिकट दिया गया। रामनाथ पूर्व सैनिक भी हैं, साल 2017 में निर्दलीय चुनाव लड़े। इनके परिवार के लोग भी राजनीति और सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं। रामनाथ ने राष्ट्र की सेवा की। बस अब खत्म हो गया। अब आपने इतने केस आ गए तो आ गए, अब उनको बता दिया कि भाई राष्ट्र की सेवा की है तो हो गया। इनकी जगह किसी ऐसे उम्मीदवार को क्यों नहीं दिया जिस पर केस नहीं है, तो जवाब क्या मिला, रामनाथ सिकरवार बाकी लोगों से बेहतर है। गजब जवाब, नहीं बाकी लोग से बेहतर है, खत्म, एक लाइन में लिख दिया। ये इतना कौन भरेगा, वो क्रिमिनल वाला भरने में हाथ दुख जा रहा है तो सीधा नीचे एक लाइन लिख दो, ये सबसे बेस्ट, खत्म। इस बार सभी पार्टियों को दागी उम्मीदवार को टिकट देने के 72 घंटे के अंदर उनके आपराधिक मामलों की पूरी जानकारी देनी। उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड को पार्टी की वेबसाइट पर डालना है। साथ ही दागी उम्मीदवारों की जानकारी सोशल मीडिया और अखबार में देनी है। बीजेपी, समाजवादी पार्टी, आरएलडी और कांग्रेस ने उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड को सार्वजनिक किया। अब कितनों ने क्या बताया देखिए, आपराधिक रिकॉर्ड वाला जरा हिसाब देखिए कि किसका कितना आपराधिक रिकॉर्ड वाले कैंडिडेट किस पार्टी में कितने हैं, ये आपको अभी पता चल जाएगा। मतलब अभी तक जितना टिकट दिया गया है, तो बीजेपी ने जो अभी तक कैंडिडेट्स की घोषणा की है उसमें 40 कैंडिडेट के बारे में बताया कि उन पर क्रिमिनल रिकॉर्ड है। समाजवादी पार्टी ने उनसे भी कम टिकट दिए, इन्होंने तो बहुत ही कम दिए हैं, उसमें भी 21 इनके निकल आए जिन पर क्रिमिनल रिकॉर्ड है। आरएलडी ने दिया है जितने टिकट, उसमें उन्होंने कहा कि 6 हमारे ऐसे हैं जिन पर क्रिमिनल केसेस हैं। और कांग्रेस ने जो टिकट दिया है अभी तक उसमें 10 के बारे में बताया है कि इन पर क्रिमिनल केसेस हैं। तो ये हालत है, ये स्थिति। अच्छा 2017 के यूपी चुनाव में दागी कैंडिडेट्स का आंकड़ा देखिए, अगर आप देख लीजिए, इसको आप देखने बैठिएगा अगर 2017 के लिहाज से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन पार्टियों की हालत क्या है। 2017 कर दिया आपने इसी को। बीएसपी ने कितने लोगों को टिकट दिया था जिन पर आपराधिक रिकॉर्ड था, 150। ये 2017 का बता रहा हूं।
बीजेपी ने कितने लोगों को दिया था जिन पर आपराधिक रिकॉर्ड था? 137। समाजवादी पार्टी ने 113 लोगों को दिया जिन पर आपराधिक केस दर्ज था। आरएलडी ने ये कम सीट पर लड़े थे तो इन्होंने 56 लोगों को दिया जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड था। और कांग्रेस पार्टी ने जिन लोगों को टिकट दिया उसमें 36 ऐसे थे जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड था। तो कोई पार्टी जो है वो दूध की धुली नहीं है। चुनाव में जीते कैंडिडेट्स की बात करें, बीजेपी ने जो टिकट दिए, इनको सीट कितनी आई? 312। और इस 312 सीट में 114 कैंडिडेट ऐसे थे जो जीत कर आए, उन पर आपराधिक रिकॉर्ड था, तो ये लोग जीतते भी हैं। समाजवादी पार्टी को कितनी सीट आई थी? 47 सीट आई। और इस 47 सीट में कितने आपराधिक रिकॉर्ड वाले थे? 14 लोग ऐसे थे जिनको आपराधिक रिकॉर्ड के बावजूद लोगों ने चुन लिया। बीएसपी कितना जीती? 19 जीती। और इस 19 में कितने लोग जीत कर आए जिन पर आपराधिक रिकॉर्ड था? 5। कांग्रेस ने 7 में से एक आपराधिक केस वाला था, इनको सीट 7 आई थी, उसमें एक आपराधिक रिकॉर्ड वाला था। तो सब पार्टियों ने टिकट भी दिया और सब पार्टियों के ऐसे उम्मीदवार जो हैं वो जीत कर आए भी। अब ये आप लोगों को देखना है, नेता तो उतारेंगे, आपको स्वीकारना है या नहीं स्वीकारना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाठशाला में एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार गजबे है का सेक्शन भी लेकर आऊंगा। वो तस्वीर जिसको देखिएगा तो आपके मुंह से अपने आप निकलेगा गजबे है। और अब आपको गजबे है के बारे में बताते हैं। ये वो हमारा सेगमेंट है जिसमें हम आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जिसको देखकर आपके मुंह से खुद ब खुद निकल आएगा कि गजबे है। कोरोना को काबू करने के लिए वैक्सीन लगवाना कितना जरूरी है, यह समझाने की बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वैक्सीन का नाम सुनते ही बिदक जाते हैं। आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, हेल्थ वर्कर जो कि वैक्सीन लगाने के लिए जब गए तो लोग कैसे भाग रहे हैं और उनको पकड़ पकड़ कर वैक्सीन लगानी पड़ रही है। हम नहीं लेंगे, आपको पानी में फेंक देंगे। अभी एक बार ये विजुअल चलाइए और सुनाइए वहां क्या बात हो रही है। अभी आपको लगवाना पड़ेगा। हम नहीं लगाएंगे, नहीं लेंगे, नहीं नहीं ठीक है भाई, हम नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे, चलिए लगवाना है सब लोग। हम नहीं लेंगे। अरे हम कहते हैं हम नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे। अब हाँ लेंगे आपको भी पानी में फेंक देंगे अभी। ठीक है, हम नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे। हमको तबीयत अच्छा नहीं है, अब बताइए ये गजबे है नहीं है कि कोरोना घूम रहा है और ये हेल्थ वर्कर बचाने के लिए जाकर पकड़ कर वैक्सीन लगाने कह रहा हम नहीं लेंगे। इतना ही बहादुरी से जरा कोरोना को कह के दिखाओ कि हम अंदर नहीं घुसने देंगे, कोरोना भी कहेगा हम नहीं छोड़ेंगे। थोड़ा दिमाग लगाइए। अभी फिलहाल गजबे का मजा लीजिए। पाठशाला में इतना ही।